Okay, so hello students, welcome to this lecture. So from this lecture onwards, we will start our discussion on electronics. Okay, so about the syllabus pattern from last few years, वो हमने पिछले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस किया है. ठीक है, सो इस लेक्चर से हम जो मेन सिलेबस है, कंटेंट है, उसको शुरू करेंगे. वन मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि जो एग्जाम्स ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ पे 1 मार्क के क्वेश्चन टिक मार्क आते हैं डायरेक्ट, तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स बिकम से फैक्चुअल नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट कि वहां पे आपको कोई सर्किट सोल्व नहीं करना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी नहीं लगानी है, बस आपसे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसका बैंड गैप कितना है, इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, कौन सा इसका एग्जाम्पल है. ये ऐसी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा डायोड क्या काम करता है, कौन सा ट्रांजिस्टर किस तरह से बायस होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें पूछी जाती हैं. तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर के साथ साथ मैं यहाँ पे एक नोट्स की पीडीएफ भी शेयर करूंगा, ताकि आप जो मैं बोल रहा हूँ वो तो आप लिखें ही, लेकिन उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप अपनी नोटबुक में लिखते रहे. अदरवाइज ऐसी जो ऑन बोर्ड टीचिंग होती है उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो ओरली बोली जाती हैं, लेकिन आप उनको साथ साथ लिख नहीं पाते हो. तो होता ये कि अल्टीमेटली जो छोटी इंफॉर्मेशन हैं, जो कि क्रिस्प इंफॉर्मेशन है, किसी की यूनिट क्या है, किसी की वैल्यू कितनी आती है, कोई छोटी छोटी वैल्यू जो होती है, वो सब थोड़ा मिस हो जाता है. तो फिर पता चलता है कि हमसे क्वेश्चन नहीं बना. तो इसीलिए मैं इस सब्जेक्ट में यहाँ पे एक लेक्चर जो नोट्स हैं वो भी शेयर कर दूंगा, तो आप जो है उसको भी नोट करते रहें. हाँ, ये रहना है कि जब लेक्चर देख रहे हो तो अटेंटिव रहो, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी लिखना है, और साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे मार्क करूँ वो भी आप अच्छे से नोट्स बना लेना. एक बार जब नोट्स आपके पास बन जाएंगे अच्छे से, देन यू आर रेडी टू गो. फिर आपके पास कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर सारा कुछ उसी में से आएगा. ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं. तो मैं वो भी शेयर कर देता हूँ और फिर करते हैं डिस्कशन शुरू. ठीक है, इतना सही रहेगा आई थिंक. ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं इधर मार्क कर दूंगा, आप उसको नोट कर लेंगे और यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेंगे. ठीक है, तो ये टू वे हो जाएगा हमारे लिए. ओके, चलिए. ओके, सो सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए सेमी कंडक्टर. सो एज यू ऑल नो कि सेमी कंडक्टर is a type of material which is different from the conductor and from the insulator. So when we talk about conductor, तो conductor are those materials which have high conductivity, which have high conductivity. तो जब conductor की बात करते हैं, so about conductor, so conductors are those materials which can conduct very easily, very efficiently. So they have high conductivity, they have high conductivity, और अगर उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा है तो इट मींस दे हैव लो रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी सिंपली मींस कि कितना रेजिस्टेंस एरिया बाई एल, R into A by L, that is the resistivity, but it is somewhere directly proportional to R, means more will be the resistance, more will be the resistivity. So अगर high conductivity है so it will have low or less resistivity. Okay, similarly the second category is insulators. सो इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी लेस होती है, काफी कम होती है, दे आर इंसुलेटर्स, एंड उनकी रेजिस्टिविटी है दैट विल बी वेरी हाई. सो कंडक्टिविटी इज लेस, लेस कंडक्टिविटी एंड हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी.
Now, there are some materials which are neither insulator nor conductor. They are in between, first of all, and if we play with their properties, their conducting properties, they can become closer to the conductor, or they can behave like a good conductor, or their conductivity enhances a lot. मीन्स अगर इंसुलेटर में हम कुछ ट्यून करेंगे तो देर इज नॉट ए पॉसिबिलिटी कि वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे या कंडक्ट करने लगे, बट यस अगर हम सेमी कंडक्टर में कुछ ट्यून करते हैं, कुछ थोड़ा ऐड करते हैं, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज के साथ चेंजिंग करते हैं, so they becomes good conductor and good material, good efficient materials for the semiconductor devices. Okay, so those are the semiconductor devices, those are the semiconductor materials whose conductivity इनहेरेंटली, मतलब अभी उनमें कुछ चेंज नहीं किया हमने, एज इट इज जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी इज समवेयर इन बिटवीन द इंसुलेटर एंड द कंडक्टर. ओके, एंड सिमिलरली द रेजिस्टिविटी इज आल्सो बिटवीन द इंसुलेटर एंड द कंडक्टर. सो इसका मतलब सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी दोनों ही इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती हूं. ठीक है, तो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो. On the basis of electrical conductivity, it is a substance which have resistivity in between conductor and insulator. तो resistivity उनके बीच में है तो conductivity भी उनके बीच में होगी. ठीक है, और यहां पे देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनकी रजिस्टिविटी किस रेंज की होती है. ठीक है, तो 10⁻⁻⁴ to 0.5 ओम मीटर, 0.5 ओम मीटर. ओके, सो ओम मीटर से यहां पे आपको ये पता चल गया है कि उसकी यूनिट क्या है, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या है. तो अगर रजिस्टिविटी की यूनिट आपको नहीं पता है तो यहां से देख सकते हो, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल. R is the resistance, A is the area, L is the length of that sample material, whatever. So A मीटर स्क्वायर मीटर ओम मीटर. ठीक है, तो यहां से ये दो क्वेश्चन बन गए कि ओम मीटर इज द यूनिट एंड द रेंज इज 10⁻⁻⁴ to 0.5. और एक चीज आप यहां से देख सकते हो कि जैसे हमने कॉपर लिया, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर. So if copper is a good conductor, its resistivity you can check 10⁻⁻8 ओम मीटर, मतलब काफी कम है, होनी भी चाहिए. दूसरी तरफ अगर हम जर्मेनियम पे जाते हैं, जर्मेनियम इज ए कैंडिडेट फ्रॉम द सेमीकंडक्टर क्लास, तो यहाँ पे देखो इसकी 0.6 ओम मीटर, तो इसकी रजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा हो गई. सिमिलरली ग्लास है, ग्लास इज एन इंसुलेटर, तो इंसुलेटर की कंडक्टिविटी देखो 10⁻11, 9 इंटू 10⁻11 ओम मीटर. ओके, तो देखो जो सेमी कंडक्टर है इसकी रजिस्टिविटी इससे तो ज्यादा है और इससे काफी कम है. तो ये वो कैटेगरी हो गई मटेरियल्स की जिसकी रजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होगी और सिमिलरली कंडक्टिविटी भी उनके बीच में होगी. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है ये आपने कर लिया नोट, राइट. सो प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर. ओके, नाउ द रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ये हमने पढ़ा इज लेस देन द इंसुलेटर बट मोर देन ए कंडक्टर. तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी बन गया देखो अब कि कंडक्टिविटी के फॉर्म में अगर लिखें तो कंडक्टर की सबसे ज्यादा, सेमीकंडक्टर उसके बाद और इंसुलेटर सबसे बाद में. ठीक है, लेकिन अगर रजिस्टिविटी की बात करेंगे तो इंसुलेटर सबसे पहले, सेमीकंडक्टर उसके बाद और कंडक्टर सबसे लास्ट में. ठीक है, तो यहां से कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी की का ऑर्डर पता चल गया. द नेक्स्ट इज द सेमीकंडक्टर्स हैव नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. इसका क्या मतलब होता है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का, कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करता है. ये क्यों करता है ये भी हम समझेंगे जब हम एक बार इसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे. लेकिन अभी के लिए आप लिख सकते हो कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं उनका नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है. और इसका मतलब क्या है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, व्हेन T इज इंक्रीज्ड, सो R विल डिक्रीज, R will decrease. Okay. The next is how they will behave at temperature.
एट लो टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, वो भी हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर समझें कि जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर द टू मटेरियल्स विच आर अंडर द कैटेगरी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो जब लो टेम्परेचर पे होगा, एट लो टेम्परेचर इट विल बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। देखो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है कि जर्मेनियम, ये आपसे इतना ही पूछेगा कि जर्मेनियम एट वेरी लो टेम्परेचर इट इज एन insulator, it is an insulator, okay. However, at room temperature, जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वहां पे बहुत हाई कंडक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन प्योर इंसुलेटर भी उसको नहीं कहेंगे क्योंकि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन हॉल पेयर वहां पे जनरेट हो जाता है, दैट वी विल सी, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ स्मॉल कंडक्शन हो सकता है, इसीलिए लो टेम्परेचर कहा गया कि उस लो टेम्परेचर पे जहां पे थर्मल एनर्जी भी सप्लाई ना हो, उस जगह पे ये कंप्लीटली इंसुलेटर की तरह काम करेगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद इट कैन बी ए गुड कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर इट कैन बी ए गुड कंडक्टर और इट्स कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, ओके। नाउ अब जो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है उसकी कुछ लिमिटेशन है कि अगर आप टेम्परेचर के साथ भी जाओगे तो कितना जाओगे, इतना तो नहीं जाओगे कि उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर चले जाओगे, या कितना आपको अल्टीमेटली सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ा के थोड़ी ना कुछ करना है, आपको तो कंडक्टिविटी बढ़ानी है लेकिन उसका साथ साथ कहीं यूज भी करना है। आप चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो बन रहा है उसका हम कोई किसी डिवाइस में यूज करें, तो हमें चाहिए एक ऐसा स्पेसिफिकेशन कि जो टेम्परेचर थोड़ा वेरी हो, रूम टेम्परेचर पे भी काम करे या थोड़ा हाई टेम्परेचर पे भी जाए, लेकिन कंडक्टिविटी वहीं पे ज्यादा हो, ना कि हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि कंडक्टिविटी बढ़ गई है। पहली बात तो ये। दूसरी, अगर हम प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर रखेंगे तो उसमें एक लिमिट है हमारे पास कि वहां पे कंडक्टिविटी इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इसीलिए उसमें हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग का कारण यही हुआ कि कंडक्टिविटी बढ़ जाए और टेम्परेचर पे इतना डिपेंडेंस भी ना रहे, रूम टेम्परेचर पे ही हमें अच्छी कंडक्टिविटी मिल जाए, इसलिए हम डोपिंग करते हैं, ठीक है। किसी भी इंप्योरिटी को ऐड करते हैं किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, किसी भी प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में। तो देखो, व्हेन सम इम्प्योरिटी इज एडेड इट्स करंट कंडक्टिविटी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी चेंजेस ड्रास्टिकली, ओके। तो वो कौन सी इंप्योरिटी होगी वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया सेमीकंडक्टर का कि दिस इज हाउ द सेमीकंडक्टर बिहेव्स एंड लुक्स लाइक, ओके। नाउ एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट सेमीकंडक्टर्स में कौन से बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, ये भी एक छोटा क्वेश्चन बनता है। सो द आंसर इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोई भी मटेरियल है उसके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से किसी बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, एंड इन दिस केस यू कैन सी, आप लिख भी सकते हो साथ साथ, नाउ यू कैन सी हियर, अगर ये एक मटेरियल है सो दीज आर द एटम्स ऑफ दैट मटेरियल एंड दे आर bind together. Public, the bonding is due to the fact that it is the tendency of each atom to complete its last orbit, to complete its last orbit by acquiring 8 electrons. तो अब एटम की ये टेंडेंसी है कि वो अपने आसपास, मतलब अपने लास्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करे, उसके लिए इट शेयर, इट कैन गेन, इट कैन लूज, इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, right? So in most of the substances, the last orbit is incomplete. Therefore, atom is active to enter into region, into bargain with other atoms by sharing, gaining or losing electrons. तो most of the materials में क्या हुआ कि atom जो है कि जो last shell है that is incomplete. So if that is incomplete, so it is active to share a bond, to gain, to lose, to share electrons. Okay. So in semiconductors, bonds are formed by sharing of the valence electrons. Very important statement, okay? In semiconductors, bonds are formed by sharing of valence electrons. Valence electrons के sharing से
एटम है वो बॉन्ड बनाते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन से बॉन्ड कहलाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहलाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे हम जर्मेनियम का एग्जांपल लेते हैं। जर्मेनियम का Z इज इक्वल टू 32। Z इज इक्वल टू 32, मतलब इसमें प्रोटॉन भी 32 है, प्रोटॉन इज 32, इलेक्ट्रॉन इज 32। तो इसकी फिलिंग देखो, 2 8 18। अब यहां पे 4 ही बचे, इसको कितना चाहिए था? 8 चाहिए था। तो कितना वैलेंस है यहाँ पे? 4 इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जर्मेनियम में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गई? ओके, और ये आप पिक्टोरियल डायग्राम से देख भी सकते हो कि जर्मेनियम के क्रिस्टल में अगर ये जर्मेनियम एटम्स हैं, जर्मेनियम 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 जर्मेनियम, तो देखो अगर इसको हम सेंट्रल को माने तो 4 इसके हैं, ये 1 2 3 एंड 4, और ये इसके साथ ऐसे लिखा हुआ है अदरवाइज इट शुड बी हेयर। तो यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इन दोनों का एक कोवेलेंट बॉन्ड, इन दोनों का और इन दोनों का, राइट। तो जो जर्मेनियम है वो अपने नियर बाई एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड की एक खासियत आपने देखी कि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और दोनों एटम्स के लिए वो काम कर रहा है। ठीक है, ये जर्मेनियम, ये बॉन्ड जो है वो इस जर्मेनियम के लिए भी है और इस जर्मेनियम के लिए भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में, वही मैं बता रहा था कि आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाए, क्रिस्टल क्या होता है? अब क्रिस्टल की डेफिनेशन सिंपल है कि कोई भी रेगुलर ऑर्डर्ड पैटर्न में अरेंजमेंट है एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, दैट इज ए क्रिस्टल। वही चीज आप डेफिनेशन लिख लीजिए, ए सब्सटेंस in which atoms or molecules are arranged in an orderly pattern। एक ordered pattern में जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, सो दैट अरेंजमेंट इज नोन एज क्रिस्टल। तो आपसे यही पूछा गया था कि क्रिस्टल इज, नहीं ऐसा पूछा था क्वेश्चन, ये 2020 के पेपर में पूछा था, कैन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज नोन एज, ये क्वेश्चन था। तो आंसर था क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टल की डेफिनेशन ही है, राइट। तो जैसे क्रिस्टल क्या हुआ, आपके जर्मेनियम का कोई पीस है, सिलिकॉन का कोई पीस है, उसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ सिलिकॉन, एटम्स ऑफ जर्मेनियम आर अरेंज्ड इन ए पैटर्न, सो दैट इज ए क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन, जो भी मटेरियल है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर? जो हमने कहा सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स हैं। और देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिलिकॉन का आपसे कुछ प्रॉपर्टी पूछ ले, जर्मेनियम की आपसे कोई प्रॉपर्टी पूछ ले। तो देखो अब इसी पे चलते हैं एक बार। ये जो बॉन्ड बने हुए हैं, ये जो बॉन्ड बने हुए हैं, ये जो बॉन्ड बने हैं, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए वी नीड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी चाहे हम थर्मल एनर्जी के रूप में प्रोवाइड करें, चाहे किसी और रूप से प्रोवाइड करें, लेकिन टू ब्रेक दिस वैलेंस बॉन्ड वी नीड सम एक्सटर्नल एनर्जी, कोई बाहर से हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक देयर कोवेलेंट बॉन्ड और एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड, फ्रॉम द वैलेंस बैंड और द वैलेंस बॉन्ड, यहां पे कह सकते हो विच इज द कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द एनर्जी रिक्वायर्ड, लिख लीजिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड, ये पूछा जाए, या फिर
द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या है ये भी अभी समझेंगे हम. सो दैट इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन. तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, बात समझ में आ गई. 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम. तो सिलिकॉन के लिए ज्यादा चाहिए होती है जर्मेनियम से, सिलिकॉन के लिए ज्यादा चाहिए होती है जर्मेनियम से. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन हो गए कि किसकी ज्यादा होती है, कितनी कितनी होती है. बात समझ में आ गई. अब कुछ जर्मेनियम और सिलिकॉन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या क्या खासियत है इनकी छोटे क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. देखो, जो जर्मेनियम है वो कैसे रिकवर होता है, दैट इज रिकवर्ड फ्रॉम द एश ऑफ सर्टेन कोल्स एंड फ्रॉम द जिंक स्मैटर्स. छोटे क्वेश्चन के लिए कि एश ऑफ सर्टेन कोल्स से हमें जर्मेनियम मिलता है एंड जो रिकवर्ड जर्मेनियम हुआ है दैट इज नॉट द प्योर जर्मेनियम. That compound which is recovered from these materials is germanium dioxide powder. Okay, that is germanium dioxide powder. और यहां से एक्सट्रैक्ट करके हमें प्योर जर्मेनियम मिलता है. ठीक है, यहां से एक्सट्रैक्ट करके हमें प्योर जर्मेनियम मिलता है. ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि Z इक्वल टू 32 होता है और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ये एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहलाता है. टेट्रावैलेंट, टेट्रा स्टैंड्स फॉर 4, वैलेंट स्टैंड्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज टेट्रावैलेंट एलिमेंट. बात समझ में आ गई, टेट्रावैलेंट कहलाएगा. एटम्स इन द जर्मेनियम क्रिस्टल आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर्ड पैटर्न. ऑर्डर्ड पैटर्न में होते हैं, जैसे आप जब हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखोगे कि क्रिस्टलाइन नेचर है कि अमोर्फस नेचर है, ये हम डिस्कशन करते हैं. तो जब ऑर्डर्ड पैटर्न होता है तो दैट इज ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. कैसी स्ट्रक्चर है इसकी, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. बात समझ में आ गई, लिख लीजिए ये पॉइंट्स. नाउ लेट्स मूव टू द सिलिकॉन. सो सिलिकॉन इज मोस्ट कॉमन इन रॉक्स. और जो सैंड होती है उससे हमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 मिलता है. डायरेक्ट सिलिकॉन नहीं मिलता है, SiO2. ओके, सिलिकॉन कंपाउंड्स जो हैं उनसे हमें 100% सिलिकॉन मिलता है. तो जो हम सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन की बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट सैंड से नहीं मिलता, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो सैंड से हमें मिलता है. बात समझ में आ गई. तो जो 100% सिलिकॉन है दैट इज अ प्योर सिलिकॉन, वो ये है. और अगर आइसोटोप्स की भी बात करें इसमें, तो ऐसे तो नेचुरली अकरिंग तो कई सारे हैं, लेकिन अगर हम डोमिनेटिंग की बात करें तो इसके 3 आइसोटोप हैं, दैट इज 28 सिलिकॉन इज 1, 29 सिलिकॉन इज 1 और 30 सिलिकॉन इज 1. ओके, तो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग यही होता है, उसकी नेचुरल अबंडेंस इसी की सबसे ज्यादा होती है 28 सिलिकॉन की. ठीक है, यही सबसे ज्यादा नेचुरली अकरिंग होता है, दैट इज 28 सिलिकॉन. मतलब अगर हम कहें कि एक नेचुरल सिलिकॉन मटेरियल है हमारे पास, एक नेचुरल सिलिकॉन का पीस है, तो उसके अंदर आपको उसके सारे आइसोटोप्स देखने को मिलेंगे, 28 सिलिकॉन, 29 सिलिकॉन, 30 सिलिकॉन, ऐसे सारे. लेकिन अगर उसमें भी देखें कौन सा ज्यादा होगा तो 28 सिलिकॉन आइसोटोप. अब आइसोटोप के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है ना, तो वो 28 सिलिकॉन सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा. उसकी इसकी जो अबंडेंस होती है दैट इज नियरली 92%, 92.8% और सो, मतलब 92% के आसपास होती है. तो आप देख सकते हो जो टोटल में से 92% तो 28 सिलिकॉन ही है, उसके बाद ये आते हैं. तो आपसे ये नहीं पूछेगा, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ज्यादा होगा, तो दैट विल बी 28 सिलिकॉन. ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि नेचुरली अकरिंग मटेरियल और उसके आइसोटोप्स में क्या डिफरेंस है. नेचुरल सिलिकॉन का मतलब है उसके अंदर उसके सारे आइसोटोप्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जो अगर हम 28 सिलिकॉन मटेरियल ले रहे हैं दैट इज वेरी कॉस्टली. ठीक है, अगर आप इसको कभी लैब में लेने जाओगे या कभी सर्च करोगे तो यू विल सी कि नेचुरल सिलिकॉन और 28 सिलिकॉन मटेरियल दोनों ही देखोगे तो उनके कॉस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा. कारण क्या है कि 28 सिलिकॉन मटेरियल इज
मीन्स हाईली इनरिच्ड, इट इज हाईली इनरिच्ड। तो इनरिच्ड जो मटेरियल होते हैं उनको बनाने का, उनको एक्सट्रैक्ट करने का जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा होता है और उसीलिए वो ज्यादा कॉस्टली भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो 28 सिलिकॉन इज दैट वन। ओके, उसके बाद जेड इसका 14 होता है। तो इसकी जो वैलेंस देखोगे आप 284, तो लास्ट शेल में इसके भी 4 हैं, तो ये भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है जैसे जर्मेनियम रखता था। ठीक है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहलाएगा। उसके बाद वही कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे सिलिकॉन सिलिकॉन के, और सिलिकॉन की भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। सिलिकॉन ऑल्सो हैज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। लिख लिए, रब कर दो इसको। सॉरी, ओके, ये देखो एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सेमीकंडक्टर लिख लीजिए। तो जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें जो वैलेंस बैंड होता है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड, ऑलमोस्ट फिल्ड। सो दिस इज द वैलेंस बैंड हेयर। सो वैलेंस बैंड इज ऑलमोस्ट फिल्ड। अब नाउ इट डिपेंड्स कि टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कैसा है। क्या वो प्योर सेमीकंडक्टर है, वो किस टेम्परेचर पे है, क्या उसमें कोई डोपिंग हुई है, डोपिंग हुई है तो कैसी हुई है, उसी अकॉर्डिंग वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के रिलेशंस चेंज होंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जर्मेनियम के लिए। तो जर्मेनियम में यू सी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वही है जो हमने पहले लिखा था। सो दिस डिफरेंस इज नोन एज बैंड गैप। इसको क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज बैंड गैप। बात समझ में आ गई? इसको क्या कहेंगे? बैंड गैप। सिमिलरली फॉर सिलिकॉन इफ यू सी इट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपसे पूछे कि सिलिकॉन का बैंड गैप कितना है तो कितना कहोगे? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपसे पूछे कि जर्मेनियम का कितना है तो कहोगे 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहां पे आप देख सकते हो कि कंडक्शन बैंड अभी खाली है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही होगा वैलेंस बॉन्ड को तोड़ के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा वो कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो यहाँ पे अभी बॉन्ड नहीं टूटे हैं, तो ये हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां पे बॉन्ड्स भी ब्रेक नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी है और वैलेंस बैंड है वो फिल्ड है। इसको बैंड गैप भी कह सकते हैं या फोरबिडन एनर्जी गैप भी कह सकते हैं। फोरबिडन मतलब इस गैप के बीच में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, राइट? यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अभी। तो दैट इज द नॉट अलाउड, मींस एनर्जी बैंड गैप इज नॉट अलाउड। ये एनर्जी है, ये एनर्जी, दैट इज द बैंड गैप। ओके, लिख लिया है। सो फोरबिडन एनर्जी गैप ये वही है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस ओवर टू द कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए? भाई ये यही तो है कि यहां से यहां जाने के लिए कितनी चाहिए? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप है और यहां से यहां जाने के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप है, तो उतना ही चाहिए हमें, राइट? सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो एक ही सवाल को कितने तरीके से पूछा जा सकता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्विच और टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। बैंड गैप क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है? सो यू कैन सी हियर। नाउ लेट्स सी what will happen at temperature. So at room temperature, लिख लीजिए at room temperature. रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? देयर इज सम पर्टिकुलर टेम्परेचर, और टेम्परेचर होने की वजह से देयर विल बी ए थर्मल एनर्जी दैट इज kT which is nearly 25 MeV at room temperature. So ये जो एनर्जी है that will be supplied to the crystal, और ये एनर्जी जब मिलेगी so some electrons, not all but few electrons may get enough energy that they will be able to break the bond and they will become free electron. तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्ड बना था
ड्यू टू द थर्मल एनर्जी इट में ब्रेक, और जैसे वो ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन will be free from that bond and that will be in the conduction band. That electron is now the conducting electron that is in the conduction band. So जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड तोड़ के निकला, so there is a vacancy. There is a vacancy of that electron and that vacancy is known as hole. तो इलेक्ट्रॉन, होल इज नॉट ए फिजिकल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, होल कोई फिजिकल पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन इसको ये बिहेव ऐसे करता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन का अपोजिट एक पॉजिटिव चार्ज हो, कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो होल इधर मूव करेगा। उसका कारण भी समझते हैं, देखिए लेट अस सपोज यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, और जो होल है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के लिए, कि अगर इलेक्ट्रॉन को कोई होल वैकेंसी दिखेगी तो इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू माइग्रेट टुवर्ड्स दैट। ओके, तो जैसे ही क्या हुआ, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां से फ्री हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री हुआ यहां पे एक होल हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। अब जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने इसको देखा, दिस इलेक्ट्रॉन विल कम टू दिस वैकेंसी, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, वैकेंसी यहां पे हो गई खाली। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने इस वैकेंसी को देखा, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, वैकेंसी इधर बन गई। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने इस वैकेंसी को देखा, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और वैकेंसी इधर बन गई। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका मतलब देखो, जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो होल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ऐसा समझ सकते हैं कि इट इज समथिंग बिहेविंग अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन लाइक ए पॉजिटिव चार्ज, बट इट इज नॉट ए पॉजिटिव चार्ज, इट इज नॉट ए फिजिकल चार्ज, बी वेरी केयरफुल, इट इज जस्ट ए वैकेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, वैकेंसी उधर मूव करती चली जाएगी जहां जहां पे खाली होता जा रहा है, राइट। सो अब रूम टेम्परेचर पे क्या है, देखो रूम टेम्परेचर पे some of the valence electrons may acquire sufficient energy to enter into conduction band and thus become free electron. However, the number of free electrons at room temperature is very small. Number of free electrons at room temperature is very small. Therefore, at room temperature, a piece of germanium or silicon is neither a good conductor not an insulator. वही हमने कहा कि उसको प्योर इंसुलेटर कहने में भी समस्या है। क्यों? क्योंकि वो कुछ कंडक्शन कर रहा है लेकिन वो इतना भी कंडक्शन नहीं कर रहा है कि वो कंडक्टर कहें, तो इसीलिए वो समवेयर इन बिटवीन है एट द रूम टेम्परेचर। सो ये प्योर सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, अभी उसमें हमने कुछ भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं की है। बात समझ में आ गई? सो नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर, तो एक बार एब्सोल्यूट जीरो की बात करते हैं। व्हाट विल हैपन एट एब्सोल्यूट जीरो? तो एब्सोल्यूट जीरो अगर है तो वहां पे थर्मल एनर्जी इज नॉट देयर, एंड अगर थर्मल एनर्जी नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को वो बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी भी नहीं मिल रही है, और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री भी नहीं होंगे, कंडक्शन बैंड में भी नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। भाई दो कंपटीशन है, वन इज द कोवेलेंट बॉन्ड जो कि उनको बाउंड कर रहा है, और दूसरा है थर्मल एनर्जी जो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहती है। जब थर्मल एनर्जी इतनी नहीं है तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नाउ स्ट्रॉन्गर, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर, सो देयरफॉर देयर विल बी नो लिबरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू दी कंडक्शन बैंड। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, and at that situation semiconductor crystal will behave as a perfect insulator। बात समझ में आ गई कि परफेक्ट इंसुलेटर कहां पे है? रूम टेम्परेचर पे नहीं है, एब्सोल्यूट जीरो पे है, एट एब्सोल्यूट जीरो। ओके, वैलेंस बैंड इज फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया है। बात समझ में आ रही है? Large energy gap between valence band and the conduction band, that is the case for a particular type of material। बात समझ में आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
अबाउ द एब्सोल्यूट जीरो क्या होगा? अब टेम्परेचर बढ़ने लगा है, तो टेम्परेचर बढ़ने लगा है तो क्या होगा? थर्मल एनर्जी मिलने लगी है, और थर्मल एनर्जी मिलने लगी है तो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ एक हेल्दी कंपटीशन होने लगा है। बात समझ में? वो इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रही है और कोवेलेंट बॉन्ड उसको टाइट करके रखना चाह रहा था। अगर उसको कर एक्सीड कर जाती है तो इलेक्ट्रॉन विल लिबरेट, अदरवाइज तब तक जो है इट विल कीप स्ट्रगलिंग. So above absolute zero, some of the covalent bonds is broken due to the thermal energy supplied. Due to the thermal energy supplied. Following this, there will be current. There will be current क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चले गए हैं और वही है वो करंट का कारण जो है. जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, जो बॉन्ड से निकल के अब फ्री हो गए हैं घूमने के लिए, तो मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी करंट. बात समझ में आ पा रही है? कनेक्ट कर पा रहे हो सारी चीजें? सो करंट तो होगा बट करंट विल बी स्मॉल इनफ. और आप जानते हैं क्यों? कि कोवेलेंट बॉन्ड थोड़े ही टूटे हैं, ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए ही नहीं अभी. सो जो होंगे वो थोड़े होंगे. करंट विल बी देयर बट ए लेस अमाउंट ऑफ करंट विल बी देयर. बात समझ में आ गई? इट मीन्स अच्छा, जैसे टेम्परेचर बढ़ा यहां पे, तो इस सिचुएशन में तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे तो बिल्कुल भी करंट नहीं था, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ा करंट थोड़ा तो आया. इसका मतलब करंट अगर आया तो मटेरियल का रेजिस्टेंस थोड़ा कम हुआ. सो वही कारण था जो हमने कहा था कि रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर हैव नेगेटिव कोफिशिएंट. इसका मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ा है सो रेजिस्टेंस कम हुआ है. तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज. Resistance of a semiconductor decreases with rise in temperature. That is negative temperature coefficient. ये मतलब था उस बात का. ठीक है? लिख लिया है? Whenever an free electron will be there, it means electron from the valence band jumps to the conduction band. So therefore, there is a vacancy left in the valence band. So each time an electron jump in the conduction band, a vacancy is created in the valence band and known as hole. बात समझ में आ गई? तो जैसे ही देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर शिफ्ट हुए, जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हुए उतने ही यहाँ पे होल्स क्रिएट हो गए हैं. सो होल है वो वैलेंस बैंड में है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है. तो होल जो है वो पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करता है. क्यों किया है वो मैंने बताया, बट इट इज नॉट ए फिजिकल चार्ज, इट इज जस्ट ए वैकेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो घूमने चला गया है कंडक्शन बैंड में. बात समझ में आ गई? और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने एनर्जी सप्लाई की है. थर्मल एनर्जी क्रिएट्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स. होल इज ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन. कि इलेक्ट्रॉन को अगर कोई वैकेंसी दिखेगी तो इट विल मूव टुवर्ड्स दैट. इट विल मूव टुवर्ड्स दैट. इलेक्ट्रॉन इज लाइक एस्पिरेंट्स. तो जो भी वैकेंसी दिखेगी सो दे विल मूव टुवर्ड्स दैट. ओके, सो होल मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब देखो, कन्वेंशनली अगर आप समझें कि जो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ फ्लो होती है दैट रिप्रेजेंट द करंट. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज मूविंग. सो हम उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन लेते हैं. यहां पे समझे तो होल इज मूविंग अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन. इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, होल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सो अल्टीमेटली द करंट इन द सर्किट विल हैव दैट डायरेक्शन विच इज द डायरेक्शन ऑफ होल्स. तो जो होल की फ्लो की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ऑफ करंट है. तो इसलिए उसको हम पॉजिटिव चार्ज के साथ थोड़ा रिजेंबल कर पा रहे हैं, राइट? सो होल मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. So hole acts as a virtual charge, no physical charge is there, and hole current is also convenient as it represents the direction of charge flow. तो वो बात हमने अभी डिस्कस कर ली. ठीक है, लिख लिया है? सो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन सेमीकंडक्टर्स का. अब थोड़ा सा चलते हैं गहराई में. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है,
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या है। ओके, सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी डोपिंग नहीं है। सो ए सेमीकंडक्टर इज इन एन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बात समझ में आ गई। सो इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इवन एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएटेड। किसने क्रिएट किए रूम टेम्परेचर पे? थर्मल एनर्जी ने क्रिएट किए। बात समझ में आ गई। तो अगर देखो, अगर इस एक सैंपल है हमारे पास किसी भी सेमीकंडक्टर का विच इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें कोई मिलावट नहीं है, उसको अगर हमने किसी बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई है, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई है, तो व्हाट विल हैपन कि पॉजिटिव सप्लाई है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रही है। देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग लाइक दिस। सो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर से आ रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश कर रहा है। सो करंट इन द सर्किट, be very careful at this point, current in the circuit is always because of the flow of electrons, not holes. अब समझ पा रहे हो कि होल्स इज ए वर्चुअल क्वांटिटी, जो वायर्स में जो फ्लो हो रहा है दैट इज द इलेक्ट्रॉन। ओके, सो जो एक करंट फ्लो होगा, current however will flow in this direction because electrons are moving in the opposite direction. So the current which is in the circuit, that is because of the electrons. Now the electrons are coming this way and electrons are going this way, like this. Electrons are coming like this and going like this. और जो holes हैं, because electrons are moving in this direction, so vacancy is moving in this direction. So holes are moving in this direction, and as holes reaches here, they met electron. Electrons जो इधर से आ रहे हैं, they will meet them here and will recombine. So holes and electrons will be combined at this location, and the flow of electrons will be through this. Again, the electrons will be here, holes will be there, and the process will flow. बात समझ में आ गई? So इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे ये घटना होती है, जिसका कारण है थर्मल एनर्जी जो कि 25 MeV है। However, intrinsic semiconductors have little current conduction capability at room temperature, therefore conductive properties should be altered. मतलब कि जो करंट कंडक्टिविटी हमें मिल रही है वो मिल तो रही है लेकिन किसी काम की नहीं है, वेरी स्मॉल अमाउंट है, तो इन कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा इन्हांस करना पड़ेगा, एंड देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। बात समझ में आ गई? सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का लिख लो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक का मतलब कोई बाहर से कोई इंप्योरिटी ऐड हो गई है। सो एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इंप्योरिटी टू ए सेमीकंडक्टर। कौन से सेमीकंडक्टर को? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई बाहर से इंप्योरिटी ऐड करना, सो दैट बिकम्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बात समझ में आ गई? ये देखो, सभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होगा? जब उसमें हम कोई बाहर से impurity ऐड करते हैं, that becomes extrinsic semiconductor. Okay. The process of adding the impurity is known as doping. क्या कहलाएगा वो प्रोसेस? डोपिंग। कोई भी impurity अगर हम किसी प्योर फॉर्म में ऐड करते हैं, that is known as doping. Okay. जो प्लेयर्स होते हैं किसी भी गेम्स के, उनका डोप टेस्ट होता है, आपने सुना होगा डोप टेस्ट होता है। तो डोप टेस्ट वही होता है कि टू इम्प्रूव देयर स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस, क्या उन्होंने कोई एक्सटर्नल इंप्योरिटी तो ऐड नहीं की, राइट? कोई कोई ऐसी दवा तो नहीं ली जिससे परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। सो दैट इज द डोपिंग टेस्ट। तो जिस प्लेयर के को डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया, दैट इज नॉट अलाउड टू प्ले दैट गेम एट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, राइट? सो बट यहाँ पे डोपिंग जो है वो हमारे लिए अच्छी है। इन द लाइफ डोपिंग इज नॉट दैट गुड। ओके, बट हेयर अगर डोपिंग नहीं होती तो हम जो अभी बात कर पा रहे हैं, मैं जो लेक्चर दे पा रहा हूँ, आप जो सुन पा रहे हैं, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं,
you know everything is based on the semiconductors, and that is the doped semiconductors. So semiconductor industry is in itself at boom. Okay, so that is because of the extrinsic semiconductor and doping. Let's come to the topic. What is the ratio of that doping? Doping ऐसा नहीं बहुत ज्यादा है, 1:10⁸. अगर 10⁸ एटम्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के हैं, सो 1 एटम इज ऑफ इंप्योरिटी. 1 एटम इज ऑफ इंप्योरिटी. देखने में काफी कम लग रहा है, लगेगा, लेकिन आप समझिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे. टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए क्रिस्टल, that will be huge, and corresponding to that this number then again increase. It is 1 in 10⁸. तो जैसे ये नंबर बढ़ेगा इसका रेशियो भी बढ़ जाएगा. So this small amount of impurity will be enough to help in enhancing the conductive properties of the semiconductor. Okay, so main idea of adding the impurity is to increase the number of electrons or holes. वो डिपेंड करेगा कि किस तरह की इंप्योरिटी हमने ऐड की है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने या नंबर ऑफ होल्स को इंक्रीज करने के लिए. ठीक है, देखो जब होल्स बढ़ेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन्स उनको देख के आएंगे और कंडक्शन होगी, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो भी वो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि कंडक्टिविटी हो. बात समझ में आ गई. सो यहां से डिपेंड करता है कि एन टाइप है कि पी टाइप है. तो दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर. बात समझ में आ गई. सो लेट्स मूव टू द एन टाइप सेमीकंडक्टर. सो whenever a pentavalent impurity, pentavalent impurity means जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उस तरह के एटम्स को जब ऐड किया जाता है, when a small amount of pentavalent impurity is added to a pure semiconductor, to a pure semiconductor is known as n-type semiconductor. तो n-type semiconductor में कैसी इंप्योरिटी होगी? पेंटावेलेंट की होगी, पहली बात. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? आर्सेनिक है, एंटीमनी है, Z=33, Z=51. तो वैसे तो आप यहीं से देख सकते हो कि जो 32 था जर्मेनियम था, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये 33 है तो उसमें 5 हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो जब इसको ऐड करेंगे, जब ये क्रिस्टल में अरेंज होगा, तो चारों तरफ तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रहेगा. बात समझ में आ गई. तो ड्यू टू द एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, large number of free electrons exist in semiconductor material. Such impurities which produces n-type semiconductor are known as donor impurity. इनको क्या कहेंगे? डोनर इंप्योरिटी. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, समथिंग लाइक डोनेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सो दैट इज डोनर इंप्योरिटी. बात समझ में आ गई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए. सो हर एक एटम जो है आर्सेनिक का, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स देगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहा है. ठीक है, तो जैसे ये स्ट्रक्चर हमने समझी थी, तो यहाँ पे देखो कि ये आर्सेनिक यहाँ पे अभी सेट हो गया है. ठीक है, तो जर्मेनियम इसके साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक इसका और इसका शेयर हुआ है, एक इसका और इसका इसके साथ हो गया, और एक ये और ये मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे. दिस इलेक्ट्रॉन इज द फ्री इलेक्ट्रॉन. दिस इलेक्ट्रॉन इज द फ्री इलेक्ट्रॉन. बात समझ में आ गई. सो मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन द कंडक्शन बैंड. मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन द कंडक्शन बैंड. देखो कि पहले ये कंडक्शन बैंड था और ये वैलेंस बैंड था. ठीक है, अब रूम टेम्परेचर पे ही अगर हम ये सारी सिचुएशन देख रहे हैं, तो कुछ होल्स क्रिएट होके कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पे बने ही थे. ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ होल्स थे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे जनरेट हुए थे. लेकिन अब क्या हुआ है? ड्यू टू द एडिंग ऑफ दिस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, यहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफी ज्यादा हो गए हैं.
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो काफी ज्यादा हो गए हैं। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एट प्रेजेंट है वो दो तरह के हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन तो एक ही तरह का है, लेकिन वो दो तरह के कंट्रीब्यूशन से आ रहे हैं। पहला तो वो जो बॉन्ड खुद से ब्रेक होके थर्मल टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी की वजह से आए वो, और दूसरा जो बाहर से ऐड हुए हैं वो। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो दो तरह के हैं, ठीक है। एक है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की वजह से, और दूसरा जो है वो इनके थर्मल एक्साइटेशन की वजह से, इनके थर्मल एक्साइटेशन की वजह से। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट होगा तो नोट कर लेंगे, पूछ लेंगे, ठीक है। याद रखने के लिए कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो इट इज समथिंग लाइक ए नेगेटिव एस्पेक्ट, है ना। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव जैसा कुछ है, तो एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। ऐसे याद रख सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी मतलब कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ऐड हुआ है तो वो एन टाइप कहलाएगा। अगर कोई होल डोनर ऐड हुआ है तो वो मीन्स पी टाइप कहलाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव जैसा कुछ बिहेव करेगा, ठीक है। सो कंडक्टिविटी इन द एन टाइप मटेरियल किसकी वजह से होगी, आप समझ चुके हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टिविटी इंक्रीजेज टू ए सर्टेन एक्सटेंट यूजिंग एक्सट्रिंसिक केसेस। बात समझ में आ गई। नाउ लेट्स मूव टू दी पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, वहां पे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी थी, यहाँ पे एक ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी होगी। व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी is added, कौन सी इंप्योरिटी, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी is added to a pure semiconductor, it is called a p type semiconductor। एग्जाम्पल क्या है, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, और भी एग्जाम्पल हैं वो भी हम एक जगह पे लिख लेंगे, बट दिस इज गैलियम एंड इंडियम, तो 31 में एक कम हो जाएगा, राइट। सो ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड होती है और इसको कहते हैं असेप्टर इंप्योरिटी। इसको क्या कहेंगे, असेप्टर इंप्योरिटी। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि इसके पास है तीन इलेक्ट्रॉन, तो तीन तो एक यहाँ पे बॉन्ड बन गया, एक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे बन गया, यहाँ पे रह गया एक होल। यहाँ पे चूंकि हमने बॉन्ड बना दिया है और कहने को ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि होल के साथ कैसे बॉन्ड बनेगा, ये तभी बॉन्ड पॉसिबल है जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, होल वहां पे शिफ्ट हो जाए। तो दीज टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर एक्चुअली डैंगलिंग बॉन्ड्स। ओके, दीज टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर एक्चुअली डैंगलिंग बॉन्ड्स, बट इतना नहीं पूछेगा बी एट द कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता है तो। ओके, तो ये जो है देखो, ये एक जो होल एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ है, इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज ए एक्सेप्टिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज वाई जो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है उसको हम एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलते हैं, उसको हमने क्या बोला है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी। लेकिन जो पेंटावेलेंट था उसको हमने डोनर इंप्योरिटी बोला। बात समझ में आ गई। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स काफी ज्यादा हो जाएंगे और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा थे, ठीक है। सो पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव चार्ज इन द पी टाइप, जहां पे एन स्टैंड करता था नेगेटिव चार्ज के लिए इन एन टाइप। सो कंडक्टिविटी, अब अगर इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू समझें तो इनसाइड द पी टाइप मटेरियल, inside the p-type material, be very careful, the conductivity is predominated by holes. Okay, so current conduction is predominantly by holes inside p material, p type material। यहाँ पे holes जो है वो इधर मूव करेंगे, electrons will combine and they will, यहाँ पे सर्किट में तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही देखने को मिलेंगे, जो मैंने आपको कहा था, ठीक है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनता है कि चार्ज ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होगा, क्या वो नेगेटिव चार्ज होगा कि वो पॉजिटिव चार्ज होगा। देखो, समझने के लिए हमने कहा था कि एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, लेकिन समझने की कोशिश करिए कि जो भी इंप्योरिटी हमने ऐड की है, एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बात समझ, एटम एज ए होल इज जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जो चाहे हमने आर्सेनिक ऐड किया है, चाहे हमने बोरोन ऐड किया है, चाहे इंडियम ऐड किया है, चाहे गैलियम, जो भी है वो अपने आप में वो नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है, वो न्यूट्रल है। सही है ना बात? तो इसका मतलब जर्मेनियम 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 वो अपने आप में न्यूट्रल है, और जो बाहर से आया वो भी अपने आप में न्यूट्रल है। वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो एक्स्ट्रा लिया गया है, वो उसी का पार्ट है जब वो न्यूट्रल था। क्लियर है ना? जब वो न्यूट्रल था उसी का ही तो पार्ट है, बस वो बॉन्ड नहीं बना पाया। दैट इज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप हो या पी टाइप हो, उस पर चार्ज नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होंगे, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होंगे। तो लिख सकते हो बोथ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन यहां से बनता है। ओके, व्हाट आर द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स? अब मेजोरिटी और माइनॉरिटी में क्या, मेजोरिटी वो जो ज्यादा क्वांटिटी में, माइनॉरिटी वो जो कम क्वांटिटी में है। तो अब जब एन टाइप मटेरियल था, तो जो एन टाइप का मटेरियल था उसमें कौन ज्यादा था? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे, और होल जो थे वो वही थे जो कि रूम टेम्परेचर पे बने थे सिर्फ। यस और नो? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पे मेजोरिटी, और होल है यहाँ पे माइनॉरिटी में। सिमिलरली जब जो पी टाइप मटेरियल था, तो पी टाइप मटेरियल में होल्स ज्यादा हैं, होल्स ज्यादा हैं, वैकेंसी ज्यादा हैं, तो होल्स कहलाएंगे मेजोरिटी, और इलेक्ट्रॉन वही हैं जो रूम टेम्परेचर वाले थे, ये कहलाएंगे माइनॉरिटी। बात समझ में आ गई कि नहीं? ओके, तो ये लिख लीजिए कौन कौन से मेजोरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया पी और एन। एक बार इस पे थोड़ा सा रिविजिट करेंगे लेक्चर के लास्ट में आके, जहाँ पे थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि इनके बैंड गैप्स कैसे होते हैं, डायरेक्ट कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट। आपके सिलेबस में गिवन नहीं है, लेकिन पूछ ले तो क्या, तो हमें पता होना चाहिए। उतना हाई लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर करेंगे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लास्ट में करेंगे। एक बार इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। पीएन जंक्शन क्या है? पीएन जंक्शन, पी टाइप, एक तरफ पी टाइप मटेरियल, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट हो गया, एक तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्ट हो गया, मतलब क्रिएट हो गया। उन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो तब बनता है पीएन जंक्शन। एक्चुअली पी और एन जंक्शन बनाते कैसे हैं, उस प्रोसेस पे हम नहीं जाएंगे कि कौन सा मटेरियल लेना है, उसके ऊपर क्या रखना है, क्या प्रोसेस होगा, क्या टेम्परेचर होगा, वो सब हम डिस्कशन नहीं करेंगे। समझने के लिए इतना मानिए कि एक पी टाइप मटेरियल है और एक एन टाइप मटेरियल है, दोनों को जब कनेक्ट करते हैं तो जो प्रोसेस बनता है, जो उनकी बीच की बाउंड्री बनती है, वहां पे पीएन जंक्शन बनता है। ठीक है, तो पीएन जंक्शन का टॉपिक लिखिए और उसमें लिखें व्हेन ए पी टाइप semiconductor when a p-type semiconductor is suitably joined to n-type semiconductor, to n-type semiconductor, the contact surface is known as pn junction. The contact surface is known as pn junction. और जो मेथड है, ये पूछा जा सकता है कि मेथड टू फॉर्म ए पीएन जंक्शन इज नोन एज अलोइंग। ओके, मेथड टू फॉर्म ए पीएन जंक्शन इज नोन एज अलोइंग। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करते हैं। आगे आ चलो, ये बना लो एक ऐसा। ओके, सो नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर्टीज और बिहेवियर ऑफ ए पीएन जंक्शन, कि पीएन जंक्शन पे एक्चुअली होता क्या है।
देखिए, जैसे ही पहले समझ लो एक बार, एक तरफ पी टाइप है, एक तरफ एन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और होल्स कम है। यहाँ पे होल्स थोड़े हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, और यहाँ पे होल्स ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स थोड़े हैं। ये सिचुएशन है पी टाइप और एन टाइप की। सो देयर इज ए टेंडेंसी फ्रॉम फॉर मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगेंगे, सो दे विल लेफ्ट बिहाइंड ए पॉजिटिव चार्ज, दे विल लेफ्ट बिहाइंड ए पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस की एक लेयर क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस की एक लेयर क्रिएट हो जाएगी। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जा सकता है कि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो होल्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे, और होल्स गायब हुए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आए, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज वहां पे आया। या तो ऐसे समझ लीजिए, या फिर कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो कि होल्स हैं वो इधर से इधर जाएंगे। तो जब होल इधर से इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, तो जब होल एक पॉजिटिव चार्ज ऐसा बिहेव कर रहा है तो होल क्या छोड़ के जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो इधर एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन जाएगी, इधर क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन जाएगी। सो ये जो नेगेटिव चार्ज की लेयर है, और पॉजिटिव चार्ज की लेयर है, दैट इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। दिस इज नोन एज डिप्लेशन रीजन। डिप्लीशन मतलब खाली, एम्प्टी। एम्प्टी फ्रॉम होम, किससे एम्प्टी है, ये इमोबाइल चार्जेस हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं है, इसलिए इनको कहा गया है डिप्लीटेड रीजन, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्ज कैरियर्स यहां पे नहीं है। नो फ्री चार्ज कैरियर्स, नो फ्री चार्ज कैरियर्स आर हेयर। फ्री चार्ज कैरियर्स यहां पे नहीं है, दे आर इमोबाइल, दे कैन नॉट मूव। और जैसे डिप्लेशन लेयर बनी, तो समझिए कि ये पॉजिटिव चार्ज जैसा कुछ हुआ, ये नेगेटिव जैसा कुछ हुआ, इन्होंने एक बैटरी का काम किया, दैट इज नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसा यहां पे लगा के देख लो, नेगेटिव पॉजिटिव, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बन गया, एक बैटरी जैसा बन गया, जिसको कहा गया पोटेंशियल बैरियर, दैट इज सम वी नॉट, दैट इज सम वी नॉट। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जैसी डिप्लेशन लेयर बनी, एक पोटेंशियल बैरियर बन गया, और पोटेंशियल बैरियर बनने से फर्दर फ्लो और फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स स्टॉप्स। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव बैटरी है, राइट। देखो इसकी जो फील्ड की डायरेक्शन होगी, दैट विल बी फ्रॉम हेयर टू हेयर, सो पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को ये रोक देगी, जैसे डिप्लेशन रीजन बनेगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को ये स्टॉप कर देगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिप्लेशन रीजन, और इस पोटेंशियल को कहा जाता है पोटेंशियल बैरियर। ये कहानी होती है पीएन जंक्शन की। अब आप लिख सकते हो, at the instant of PN junction formation, the free electrons near the junction in the N region, जो फ्री इलेक्ट्रॉन एन रीजन में जंक्शन के पास थे, they begin to diffuse, very important word diffuse। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएन जंक्शन में जो डिप्लेशन लेयर बनती है, वो बनती क्यों है, तो आंसर था डिफ्यूजन की वजह से, दैट बिगिंस टू डिफ्यूज। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। टू डिफ्यूज, क्रॉस द जंक्शन इनटू द पी रीजन वेयर दे कंबाइन विद द होल्स नियर द जंक्शन। ठीक है, मींस एन रीजन लूजेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स which diffuses to the p region, therefore this creates a layer of positive charge near the junction, जो कि पेंटावेलेंट आयंस बन गए, ये इमोबाइल आयंस हो गए वहां पे।
मूव नहीं कर रहे हैं. As the electron moves across the junction, the p region loses hole as the electron and holes recombine. The result is that there is layer of a negative charge near the junction. इधर क्या बन गई, एक लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज बन गई है, लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज बन गई. बात समझ में आ गई. These two layers of positive and negative charge form the depletion region or depletion layer. किसकी वजह से बनी? डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से. ठीक है. सो दिस रीजन इज डिप्लीटेड. क्यों है? डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स. द डिप्लीशन लेयर इज वेरी थिन एज कंपेयर टू द पी टाइप और एन टाइप. एक्चुअल में जितना एरिया ये है पी टाइप और एन टाइप, उसके कंपेयर में दिस इज वेरी थिन. दिस इज वेरी थिन. बात समझ में आ गई. Okay. Once the depletion layer is formed or the depletion region is created, diffusion of free electron stops. Depletion region behave like a barrier and electric field is set up from positive to negative charge, and the potential difference across this depletion layer or the region is known as the barrier potential. सारी बातें समझ में आ रही हैं? कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे. यहाँ पे देखो, जो शुरू के जो दो लेक्चर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के, दे आर द मेन कंपोनेंट ऑफ योर कोर्स. अगर इनमें कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर पूछें. इसमें डाउट रहेगा, आगे सब में डाउट रहेगा. यहीं से सारे बेस बनेंगे. ठीक है. तो इन दो लेक्चर्स में ऐसा ना सोचें कि पेपर में क्या पूछा जाएगा, ये पर्टिकुलर चीज सिलेबस में है या नहीं है, ऐसा ना सोचें. इसमें ये सोचें कि हमें ये समझना है ताकि हम आगे जो आने वाले हैं उनमें हम स्मूथ ट्रांजिशन कर सकें. वरना अगर हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कब डायोड ऑन हुआ, कब ऑफ हुआ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. तो दोनों लेक्चर हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम योर कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके. सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन इज नोन एज बैरियर पोटेंशियल. सो बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. ये भी एक सवाल है कि बैरियर पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की वो जर्मेनियम है कि सिलिकॉन है, पहली बात. उसके बाद अमाउंट ऑफ डोपिंग, कि डोपिंग कितनी हुई है, और टेम्परेचर क्या है. दैट इज दी केस. ओके. और एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि जो बैरियर पोटेंशियल है ये इनहेरेंटली इन चीजों पे डिपेंड करता है, इनहेरेंटली इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जब हम इस पे बाहर से कोई फील्ड अप्लाई करते हैं, जब इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये उस पर भी डिपेंड करता है. लेकिन चूंकि ये पॉइंट्स वो हैं जिन पे ये डिपेंड इंट्रिंसिकली कर रहा है, अभी कोई भी बाहरी कंडीशन नहीं है, अभी जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है. बाद में इसका वेरिएशन हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है विद द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल सर्किट. बात समझ में आ गई. तो ये जो डिपेंडेंसी है ये इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि ये किससे मिलके बना है और किस पे डिपेंड कर रहा है. दैट इज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, मटेरियल, अमाउंट ऑफ डोपिंग एंड टेम्परेचर. तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट. वोल्ट में है ये. ठीक है, लिख लिया है. देखो, इसको मैंने एक पिक्टोरियल व्यू में थोड़ा बनाने की कोशिश की है. देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. देखो, अगर इसको हम डिस्टेंस के साथ देख रहे हैं, देखो जो सेंटर ऑफ द डिप्लेशन लेयर है, सेंटर पे पोटेंशियल इज 0. छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिप्लेशन लेयर के सेंटर पे क्या होता है, तो पोटेंशियल 0 होता है. ठीक है. और पोटेंशियल 0 है, उसके बाद देखो बढ़ रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे जाके जहां पे डिप्लेशन लेयर यहाँ पे खत्म हुई है, यहाँ पे जाके ये मैक्सिमम पॉजिटिव है और फिर कांस्टेंट है इधर इसके बाद, और इधर जाके ये नेगेटिव है, और ये जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V नॉट. तो एट द सेंटर ऑफ द डिप्लेशन लेयर पोटेंशियल इज 0. बात समझ में आ गई जी. आगे बढ़े. नाउ लेट्स डू बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन. बाइसिंग का मतलब है उसको बाहर से वोल्टेज देना, दैट इज द बाइसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन. ओके. सो बाइस मींस यूजिंग द वोल्टेज टू एस्टैब्लिश सर्टेन ऑपरेटिंग कंडीशन. अब इसको हमने
बायस करना है। तो बायसिंग दो तरह की होती है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। तो लिख सकते हो देयर आर टू टाइप ऑफ बायसिंग, दैट इज फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या है? एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज इज सच दैट, देखो इसको एक बार डेफिनेशन से समझ लो फिर मैं आसानी से बताता हूं कि एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज इज सच दैट इट कैंसल्स द पोटेंशियल बैरियर दस अलाउज करंट फ्लो। ये तो होगी एकदम ओरिजिनल फंडामेंटल डेफिनेशन। पहले बेसिक समझते हैं फिर इस डायरेक्शन को भी समझ लेंगे कैसा है। देखो, अगर पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर दें तो वो कहलाती है फॉरवर्ड बायसिंग। अब इसके होने से हुआ क्या कि पॉजिटिव इधर होने से होल्स की डायरेक्ट फ्लो ये हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ये हो गया है, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई। तो देखो, ये जो बैटरी थी, जो छोटी एक वर्चुअल बैटरी बनी थी विच इज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, वो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब वो अपनी फील्ड ऐसे दे रही है, उसकी फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और हमारी जो एक्सटर्नल बैटरी है ये इसके अपोजिट है। तो जो बाहर वाली बैटरी है ये अंदर वाली बैटरी के एकदम अपोजिट है। एक्सटर्नल बैटरी इधर फील्ड दे रही है और जो इंटरनल थी वो इधर आ रही है, दिस वन। तो इसलिए इसके इफेक्ट को क्या कर रही है? कैंसिल कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल बैरियर है वो रोक रहा है फ्लो को, वो फ्लो को रोक रहा है, वो करंट को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, क्योंकि उसने फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल जो चल रही थी उसको रोक दिया। अब उसको पता चला बाहर से कोई एजेंट आया है जो पुश कर रहा है चार्ज कैरियर्स को कि आप मूव करिए। तो कब तक करेगा? जब तक बाहर वाला इफेक्ट इस अंदर वाले इफेक्ट के कंपेरेबल है या इससे कम है, तब तक तो ये स्ट्रगल करेगा। लेकिन जैसे ही बाहर वाली बैटरी इसके इफेक्ट से ओवरशैडो कर जाए, ओवर पावर कर जाएगी, तो ये क्या होगा? खत्म हो जाएगा, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं बचेगा। तो इसका मतलब इसका इफेक्ट ये कम करने का काम कर रहा है। अब आप चलिए इस पे कि जो डीसी वोल्टेज है दैट इज सच दैट इट कैंसल्स द पोटेंशियल बैरियर, मतलब पोटेंशियल बैरियर के इफेक्ट को कम कर रही है, दस अलाउज करंट फ्लो, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर तो करंट फ्लो करना ही नहीं चाहता था, ये तो फॉरवर्ड बायस ने कराया है। बात समझ में आ गई? सो पॉजिटिव टर्मिनल टू पी टाइप एंड नेगेटिव टर्मिनल टू एन टाइप। With the external field opposite to the potential barrier, the barrier strength is reduced. Barrier strength is reduced. Also, at some forward voltage, it is eliminated altogether. अगर फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ा दें तो उसका इफेक्ट बिल्कुल खत्म बराबर हो जाए। बात समझ में आ गई? तो फॉरवर्ड बायस पोटेंशियल बैरियर के साथ क्या करती है? उसके इफेक्ट को कम करती है, उसकी हाइट को रिड्यूस करती है, उसकी विड्थ को कम करती है। देखो कितने क्वेश्चन बन गए। फॉरवर्ड बायस क्या करता है? वोल्टेज बैरियर जो बना है उसको कम करता है, उसके इफेक्ट को कम करता है, डिप्लेशन लेयर जो है उसको भी कम करता है, उसके विड्थ को भी कम करता है। ठीक है, तो लिख लीजिए ये बातें कि फॉरवर्ड बायस से उसकी जो विड्थ है वो भी कम होती है और पोटेंशियल बैरियर है वो भी कम होता है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? अब करंट फ्लो करने लगा है तो जंक्शन, जो पीएन जंक्शन पहले एक रेजिस्टेंस दे रहा था, दैट ऑफर्स लो रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो, दैट ऑफर्स लो रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो। सो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो डिपेंड्स अपॉन दी अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज, कि जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो कितनी है उस पे फ्लो डिपेंड करेगा करंट। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं रिवर्स बायसिंग पे। रिवर्स बायसिंग का हेडिंग लिख लो, व्हाट इज द रिवर्स बायसिंग। सो रिवर्स बायसिंग में क्या होगा? पी को नेगेटिव से जोड़ दो और एन को पॉजिटिव से जोड़ दो, दैट इज नोन एज द रिवर्स बायसिंग। तो इससे क्या हुआ कि जो एक्सटर्नल फील्ड है वो भी इधर ही लग रही है और अंदर वाली फील्ड थी वो भी यही लग रही थी। तो ये तो पहले ही कही थी कि करंट को फ्लो नहीं करने देंगे, और इसने भी इसको सपोर्ट कर दिया कि भाई नहीं करने देंगे। तो क्या होगा? डिप्लेशन लेयर थी वो इंक्रीज हो जाएगी, इसकी विड्थ जो थी वो इंक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आ गई? इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी अंडर द रिवर्स बायस कंडीशन। और दूसरा रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले ही तो फ्लो नहीं हो रहा था, अब जो थोड़ा बहुत होना भी चाह रहा था वो भी नहीं होने देगी। तो इसका मतलब रिवर्स बायस कंडीशन में रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है पहले से, और फ्लो जो है वो कम हो गया है, करंट का जो नहीं भी हो रहा था वो भी रिड्यूस हो गया है। ओके,
So potential barrier width is increased under the reverse bias condition. Okay, so flow of current is restricted due to the potential barrier. Junction offers a very high resistance to current flow and hence practically no current flows. Practically मतलब मेजरेबल जितना हमारा फॉरवर्ड में दिख रहा था उसके कंपेयर में हमें करंट नहीं मिलता है, बट यस देर इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट. अगर वो मिली एम्पेयर में मिल रहा है तो वो माइक्रो एम्पेयर में मिलेगा. रिवर्स बायसिंग में वो माइनॉरिटी करंट होता है. माइनॉरिटी करंट मतलब इसके अंदर देखो पॉजिटिव की वजह से होल्स जो होंगे थोड़े बहुत वो इधर जाएंगे और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े बहुत होंगे पी टाइप में वो इधर जाएंगे. तो जो करंट मिलेगा वो इन माइनॉरिटी, जो होल इधर माइनॉरिटी था और इलेक्ट्रॉन इधर माइनॉरिटी था, उनकी वजह से मिल रहा है. तो ऐसे करंट को कहेंगे करंट ड्यू टू दी माइनॉरिटी करंट कैरियर्स. जो करंट माइनॉरिटी करंट कैरियर्स की वजह से मिल रहा है वो कहलाएगा माइनॉरिटी करंट. लेकिन आप समझ पा रहे हो कितना कम होगा, क्योंकि जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो यहाँ पे फ्लो नहीं करेंगे. बात समझ में आ गई? ठीक है, लिख लिया है. अब ये भी एक लिख लो. इन द एक्सटर्नल वायर करंट इज कैरीड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन. एक्सटर्नल वायर में करंट किसकी वजह से होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से. जो पी रीजन है उसमें कह सकते हैं कि करंट इज कैरिड बाय होल्स, और एन रीजन है उसमें कह सकते हैं करंट इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स. करंट इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स. अब समझते हैं इनकी वोल्टेज और करंट करेक्टरिस्टिक, वीआई करेक्टरिस्टिक ऑफ ए पीएन जंक्शन. तो वीआई करेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है? एक्स एक्सिस पे वोल्टेज और वाई एक्सिस पे करंट, और फिर देखना कि जैसे जैसे वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे करंट का क्या हो रहा है. दैट इज द वीआई करेक्टरिस्टिक. सो वोल्टेज किस पे रखेंगे? एक्स एक्सिस पे, और करंट किस पे? वाई एक्सिस पे. सो अंडर द इफेक्ट ऑफ जीरो एक्सटर्नल वोल्ट, जब बाहर से कोई भी वोल्टेज नहीं रहेगी, जीरो रहेगा, तो इसका मतलब करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा. तो हम तीनों कंडीशन को समझते हैं कि एक बार जीरो पे क्या होगा, फिर पॉजिटिव पे क्या होगा मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, और फिर नेगेटिव बायसिंग में क्या होगा विच इज द रिवर्स बायसिंग इन केस. तो जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज जब होगी तो देखो जब बाहर कोई बैटरी ही नहीं है यहाँ पे, जब यहाँ पे कोई बैटरी ही नहीं है, जब यहाँ पे कोई बैटरी ही नहीं है तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा? इट विल बी एन ओपन सर्किट if there is no battery involved here, or it is simply like this, then there will be no current. So ultimately there will be no current at the zero external voltage. Okay, so means circuit is open, potential barrier will not allow the flow of current. potential barrier का ही राज रहेगा अपना, वो नहीं जाने देगा किसी को भी. फॉरवर्ड बायस में क्या होगा? फॉरवर्ड बायस जैसे ही होगा तो यू नो फॉरवर्ड बायस का मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. तो फॉरवर्ड बायसिंग तो करंट को सपोर्ट करती है, वो तो पोटेंशियल बैरियर को ही खत्म कर देती है. तो करंट विल फ्लो, करंट विल फ्लो, करंट तो फ्लो करेगा. इनिशियली स्लोली, इनिशियली करंट विल स्लोली इंक्रीज. क्यों? क्योंकि शुरू में ये पोटेंशियल बैरियर उसको दिक्कत दे रहा है. जैसे ही वोल्टेज इस पोटेंशियल बैरियर की वोल्टेज को सरपास करेगी वो समझेगी कि नहीं पोटेंशियल बैरियर कौन था. तो लेकिन जब तक पोटेंशियल बैरियर है तब तक थोड़ा सा रस्साकसी होगी उस टाइम पे, राइट. तो इनिशियली स्लो इंक्रीज विल बी देयर, देन रैपिड इंक्रीज विल बी देयर. तो जब शुरू में हम कर्व भी देखेंगे, शुरू में जो कर्व होती है वो नॉन लीनियर कर्व होती है अप टू दी पोटेंशियल बैरियर इफेक्ट, और उसके बाद करंट जो कर्व है वो लीनियरली वेरी करती है. जितना वोल्टेज बढ़ेगा करंट उतना ही बढ़ता चला जाएगा. ये लीनियर का मतलब हुआ. ठीक है जी. इसके बाद बढ़ते हैं आगे रिवर्स बायस में. अब रिवर्स बायस में क्या होना चाहिए? देखो देखो ये वाला पॉइंट समझो. ये आई है, ये ग्राफ बना लो. एक तरफ वी बनाइए, एक तरफ आई बनाइए. यहाँ पे ऊपर की तरफ मैंने लिखा आई इन द मिली एम्पेयर, सो दैट इज द मेजरेबल करंट.
और नीचे लिखा है आई इन द माइक्रो एम्पेयर, बी वेरी केयरफुल है यार, ये माइक्रो एम्पेयर मतलब इसी से 10⁻³ फैक्टर से कम है, राइट। तो देखो जो पॉइंट ओ है, ये पॉइंट तो है नो एक्सटर्नल वोल्टेज वाला, ये क्या है, नो एक्सटर्नल वोल्टेज वाला पॉइंट है, नो एक्सटर्नल वोल्टेज। उसके बाद जैसे ही अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, फॉरवर्ड बायस हो रहा है, ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में इस पॉइंट तक हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल बैरियर का इफेक्ट है। तो यहां से बढ़ता बढ़ता जब यहां तक गया है, सो दिस इज बैरियर वोल्टेज इफेक्ट, उस इफेक्ट में मूव कर रहा है, तो इट इज ए नॉन लीनियर वेरिएशन, स्लो वेरिएशन है, तेज नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जैसे इस पॉइंट को पास करता है, जहां पे बैरियर वोल्टेज को पास कर जाता है, इट बिहेव्स लीनियरली, इट वेरीज लीनियरली। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो इधर, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, रिवर्स बायस में आ जाओ। प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, प्रैक्टिकली तो होना नहीं चाहिए अगर हम आइडियल सिचुएशन की बात करें तो, लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जो कि किसकी वजह से थे, रूम टेम्परेचर पे जो खुद से बॉन्ड ब्रेक करके आए थे, वो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो मूव करना शुरू करते हैं, जिसको हमने कहा था माइनॉरिटी करंट। वो माइनॉरिटी करंट जो है वो वेरी स्मॉल होता है, माइक्रो एम्पेयर की रेंज का होता है, तो दैट विल फ्लो। अब ये देखो, नेगेटिव में करंट जो है माइक्रो एम्पेयर में चेंज हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है स्लोली स्लोली स्लोली। वोल्टेज जब काफी ज्यादा हो जाती है, एट ए सर्टेन पॉइंट व्हाट विल हैपन, वोल्टेज बढ़ती जा रही, वोल्टेज बढ़ती जा रही, नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ती जा रही, उसका इफेक्ट ज्यादा जा नहीं रहा, माइनॉरिटी चार्ज के बहुत कम है। सो होल ऑफ द एनर्जी विल बी यूटिलाइज इन मूविंग इन द मोशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स। सो एट वेरी हाई वोल्टेज the breakdown condition, the avalanche of the electrons will occur. So at this point the current, reverse current will shoot up, बढ़ जाएगा एकदम से, but that will always be in the micro ampere range। बढ़ा है लेकिन इसके कंपेयर में बढ़ेगा, इसके कंपेयर में तो कुछ भी नहीं है, but the current will shoot up at this point। so इस वोल्टेज को हमने कहा ब्रेक डाउन वोल्टेज, इस वोल्टेज को हमने क्या कहा, ब्रेक डाउन वोल्टेज का है, ठीक है। सो करंट ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स इज नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसको क्या कहा गया, रिवर्स सैचुरेशन करंट, सैचुरेट कर गया है वहां पे जाके, मतलब ज्यादा देखो बढ़ नहीं रहा, इट इज लाइक ए सैचुरेशन कंडीशन। एट हाई वैल्यूज ऑफ रिवर्स करंट breakdown of junction occurs where minority current increases sharply। the minority current rapidly increase करता है, उस कंडीशन को कहा जाता है ब्रेकडाउन कंडीशन, और ब्रेकडाउन कंडीशन में पीएन जंक्शन भी डैमेज हो सकता है। बात समझ में आ गई जी? ठीक है, नो तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज और ये सब है, इसको भी समझ लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, देखो लिखो। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती है, जो अभी हमने डिस्कस किया, तो उसको अब लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इट इज द मिनिमम रिवर्स बायस वोल्टेज, इट इज द मिनिमम, जो मतलब सबसे पहले जहां पे ब्रेकडाउन हो गया, इट इज द मिनिमम रिवर्स बायस वोल्टेज एट विच पीएन जंक्शन ब्रेक्स डाउन विद सडन राइज इन रिवर्स करंट। दिस हैपेंस ड्यू टू एवलांचे ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एवलांचे पता है ना क्या होता है, अचानक से बाढ़ आ जाना, समझो तूफान सा आ जाना इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। एवलांचे ऑफ रॉक्स जो होता है, सो एवलांचे ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये होता है। इसके बाद होती है एक नी वोल्टेज। नी वोल्टेज वो वोल्टेज थी फॉरवर्ड बायस में, जब वो पोटेंशियल बैरियर को जस्ट क्रॉस किया था, पोटेंशियल बैरियर तक तो नॉन लीनियर चल रहा था, उसके बाद तुरंत आगे बढ़ा था, तो वो जो पॉइंट जहां पे पोटेंशियल बैरियर वाला जो क्रॉस पॉइंट था, उसको कहते हैं नी वोल्टेज। सो इट इज द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, पहली बात तो, एट विच द करंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट्स टू इंक्रीज रैपिडली, स्टार्ट्स टू इंक्रीज रैपिडली। और ये क्या होगा, ये वही तो है जो पोटेंशियल बैरियर होता है, तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, ये होगी नी वोल्टेज। उसके बाद मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, so it is the highest instantaneous forward current that a PN junction
कैन कंडक्ट विदाउट डैमेज टू द जंक्शन, कि मतलब फॉरवर्ड बायस में भी देयर इज ए लिमिट कि हम कहां तक जा सकते हैं विदाउट डैमेजिंग द पीएन जंक्शन। तो वही हाईएस्ट करंट जहां तक हम कहें कि यहाँ पे इसके बाद गड़बड़ है, सो दैट इज द मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। तो लिख लीजिए, इट इज द हाईएस्ट इंस्टेंटेनियस forward current that a PN junction can conduct without damage to the junction. Then there is a peak inverse voltage. That is an important term. However, we will use it in some other topic more generally. But एक बार समझ लो, peak inverse, inverse मतलब reverse वाली. So it is the maximum reverse voltage. It is the maximum reverse voltage that can be applied to the PN junction without damage to the junction. Without damage to the junction. ब्रेकडाउन पे क्या होता, शूट अप किया था, लेकिन वो पीक इनवर्स नहीं थी। पीक इनवर्स वहां है जहां पे इट इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, जहां पे हम ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट डैमेज या जस्ट डैमेज, जो कंडीशन थी उससे पहले वाली। ओके, सो मैक्सिमम पावर रेटिंग, अब मैक्सिमम करंट का पता है, मैक्सिमम वोल्टेज का पता है, दैट विल बी द मैक्सिमम पावर। सो इट इज द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिसिपेटेड at the junction without damaging it. So maximum power, that is the maximum voltage into maximum current, Vmax into Imax, V into I will be P. So वो तो वही हो जाएगा, maximum power dissipated. ठीक है, तो ये हो गया है। ठीक है, सो ये हमने पीएन जंक्शन का बेसिक पढ़ लिया है कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, रिवर्स बायसिंग क्या है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक भी हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार जरा अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स और लिखिए, नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हो। ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ही पॉइंट्स हैं। मैंने इनको अलग इसलिए रखा है कि थोड़े से एडवांस टॉपिक है, तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए वहां पे कि इतना सब हमें इसमें करना है या ऐसा क्या क्या है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा अलग रखा है। और अब आपको एक क्लैरिटी है थॉट्स की कि इंट्रिंसिक क्या है, एक्सट्रिंसिक क्या है, पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, वैलेंस बैंड क्या है और कंडक्शन बैंड क्या है। अब उसके आगे की चीज ये है, ठीक है। तो लिखो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स। देखो, बिल्कुल टू द पॉइंट बातें करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से, देखो इसलिए इसकी जरूरत है। ठीक है, सो डायरेक्ट बैंड गैप कौन से होते हैं? डायरेक्ट बैंड गैप, इन डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड लाइज एट सेम के वैल्यू, लाइज एट सेम के वैल्यू। इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या होगा, ये बना लो, ई वर्सेस के डायग्राम। तो टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड, सॉरी टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड हेयर, ये वैलेंस बैंड होता है, और ये बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, दे आर लाइंग एट द सेम के वैल्यू। के वैल्यू में देखो सेम है ये, ठीक है। तो ये कहलाएगा डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक है, स्लोप ऑफ द सेम कंडक्शन बैंड विल बी ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ वैलेंस बैंड। तो इसका जो स्लोप है वो ज्यादा स्टीपर है इसके कंपेयर में, तो इसका स्लोप थोड़ा सा ऐसा है और इसका स्लोप थोड़ा ऐसा है। ठीक है, तो इसका जो कंडक्शन बैंड है उसका स्लोप थोड़ा सा स्टीपर होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी स्लोप ऑफ वैलेंस बैंड। और ये इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट है, ये हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे लिख लीजिए कि जो एम स्टार होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी स्क्वेयर ई बाई डी के स्क्वेयर, और दिस रिप्रेजेंट द स्लोप। सो 1 बाई स्लोप, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका इफेक्टिव मास कम होगा। तो स्लोप किसका ज्यादा है? कंडक्शन बैंड का। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव मास है वो कम है और होल्स का जो इफेक्टिव मास है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस एंड इफेक्टिव मास ऑफ होल्स इज मोर। और ये स्पीड होती है होल इज इक्वल टू माइनस वीई। और डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का एक एग्जांपल पूछा जाता है, दैट इज गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड, ओके, ये एलईडीज में यूज होता है। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन और होल के ट्रांजिशंस होती हैं, इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन होता है, तो चूंकि दे आर एट द सेम वैल्यू, तो यहां पे ये बात ध्यान रखनी है कि इन द डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर फोटॉन्स आर जनरेटेड। फोटॉन्स जनरेट होते हैं, मतलब ये रेडिएटिव ट्रांजिशंस होती हैं। ये क्या होती हैं?
रेडिएटिव ट्रांजिशंस होती हैं ये, ठीक है जी। दीज आर रेडिएटिव ट्रांजिशंस, ओके। और जो रेडिएटिव ट्रांजिशन मतलब जब फोटोन इमिट हो रहा है तो जो फोटोन की एनर्जी है वो एग्जैक्टली इक्वल टू द बैंड गैप होती है Eg। तो जो फोटोन की जो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज एग्जैक्टली इक्वल टू दी बैंड गैप। इनडायरेक्ट बैंड गैप में क्या होगा? इनडायरेक्ट बैंड गैप में पहली चीज तो ये है कि टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड सेम के वैल्यू पे लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट बैंड गैप में आ जाओ। टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड लाइज एट डिफरेंट के वैल्यूज। देखो, इसका जो बॉटम है वो यहां है, इसका जो टॉप है वो इस के पे है, तो दे आर हैविंग डिफरेंट के वैल्यूज, सेम के वैल्यू पे नहीं लाई करता है, पहली बात। दूसरी बात, इन इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स photons आर नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। photons प्रोड्यूस नहीं होते। These are non-radiative transitions. These are non-radiative transitions. These are non-radiative transitions. बात समझ में आ गई जी? सो इन डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स, देखो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर थे जिनमें के वैल्यू सेम थी और फोटोन निकल रहा था, वहां पे मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर ट्रांजिशन मतलब जो कंडक्शन बैंड में था तब, और उसके बाद जब वो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर ट्रांजिशन जब वो नीचे आया तब, दैट इज इक्वल। मोमेंटम दोनों का बराबर होता है। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजिशन इज इक्वल। सो एनर्जी और मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व्ड रहते हैं, एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड। इनडायरेक्ट बैंड सेमी गैप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर ट्रांजिशन इज ग्रेटर देन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर ट्रांजिशन। तो ये जो एक्स्ट्रा मोमेंटम लूज हुआ है, पहले ज्यादा था अब कम है, तो जो मोमेंटम लूज हुआ है वो कोलिजन, इलेक्ट्रॉन फोनोन कोलिजन में कवर होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ कोलिजन। एक्स्ट्रा मोमेंटम जो लूज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ कोलिजन। और कोलिजन भी कई तरह के होते हैं, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन फोनोन का जो कोलिजन है दैट इज द डोमिनेटिंग वन। इलेक्ट्रॉन फोनोन कोलिजन इज डोमिनेटिंग वन। ये एक लिख लीजिए, इफेक्टिव मास ऑफ होल इज मोर देन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। This is the drift velocity of electron, drift velocity of hole, and mobility. Mobility of electron is more than mobility of hole. ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखो 3 इसमें। और मोबिलिटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस ये होता है म्यू इज इक्वल टू 1/√T। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कभी पूछा जा सकता है कि फर्मी लेवल कहाँ पे लाई करता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। अब फर्मी लेवल आपको पता है, हमने थर्मो एंड स्टेटमेक में काफी अच्छे से डिस्कशन किया है फर्मी लेवल के बारे में, और वो हमने प्लॉट भी बनाया है उसका कि ये वाला जो होता है राइट, और फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सो जो फर्मी लेवल के जो नियरली क्लोज वाले जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट। सो जो यहाँ पे खाली होता है उतना यहाँ पे आगे फिल कर जाता है। ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है काफी अच्छे डिटेल में। तो फर्मी लेवल वो है कि जब हम T=0 केल्विन पे अप टू विच लेवल द लेवल्स आर फिल्ड और ऊपर कंप्लीटली एम्प्टी होते हैं, तो उसके हमने कई डेफिनेशन पढ़ी हुई हैं। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि फर्मी लेवल कहाँ लाई करता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, पी टाइप में और एन टाइप में। तो देखो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लेना अच्छे से। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल EF लाइज एग्जैक्टली इन मिडल। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के एग्जैक्टली बीच में लाई करता है फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है।
ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि इंट्रिंसिक में कहाँ पे लाई करेगा, और इंट्रिंसिक में तो चाहे T इक्वल टू 0 केल्विन हो या T हायर टेम्परेचर हो, बीच में ही लाई करेगा, ठीक है, एट T इक्वल टू 0 केल्विन और इवन एट हाई टेम्परेचर। अच्छा, ये एक एग्जांपल लिख लो पी टाइप इंप्योरिटीज का, और बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, टेल्यूरियम है। एन टाइप इंप्योरिटी जो कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी थी, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, बिस्मथ है, एंटीमनी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, अब एन टाइप पे आ जाते हैं। तो एन टाइप पे देखो, एक वैसे तो अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा तो इतना पूछा जाएगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कहाँ पे लाई करता है, तो आपको बताना है कि जब एन टाइप होता है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उस केस में, तो कंडक्शन बैंड के क्लोजर जाता है, ठीक है। बीच में होता था इंट्रिंसिक में, लेकिन अब बीच से उठ के कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और पी टाइप में चूंकि होल्स ज्यादा होते हैं तो बीच से उठ के नीचे की तरफ आता है, वैलेंस बैंड की तरफ आता है। तो एन टाइप में कंडक्शन बैंड की तरफ जाता है और पी टाइप में वैलेंस बैंड की तरफ आता है। ये लिख लीजिए, 2 पॉइंट्स है ना। तो देखो फर्मी लेवल एग्जैक्टली क्या होता है कि फर्मी लेवल लाइज बिटवीन ईसी एंड ईडी। ये ईडी हमारा डोनर एनर्जी लेवल है, ईडी। तो ईडी और ईसी इसके बीच में लाई करता है, लेकिन ये ऊपर शिफ्ट हो गया है ईआई से। ईआई मतलब जो इंट्रिंसिक वाला था वो, तो ईएफ कंडक्शन बैंड की तरफ चला गया है। अब डोपिंग कंसंट्रेशन जब बढ़ाते हैं, जब इंप्योरिटी बढ़ाते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द डोपिंग कंसंट्रेशन द फर्मी लेवल मूव्स टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, डायरेक्ट एज इट इज पूछे जाने वाले, कि जब डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फर्मी लेवल का क्या होगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। एट वेरी हाई टेम्परेचर एन टाइप सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड फर्मी लेवल लाइज एग्जैक्टली एट ईआई। फर्मी लेवल वापस कहां जाता है, ईआई पे, ठीक है। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल विल ऑलवेज लाई बिटवीन acceptor energy level that is the EA and EV, ओके, वैलेंस बैंड एंड एक्सेप्टर बैंड, तो यहाँ पे ये EF है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग Na is simply concentration of acceptor atoms. Acceptor concentration EF shift downward, and on very high doping EF lies inside valence band. डोपिंग जितनी जितनी बढ़ेगी वैलेंस बैंड की तरफ आता चला जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा डोपिंग हो जाएगी तो ये वैलेंस बैंड के अंदर ही चला जाएगा, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग टी, टेम्परेचर बढ़ने के साथ EF शिफ्ट टुवर्ड्स EI, EI इंट्रिंसिक वाले लेवल की तरफ जाने लगता है, और एट वेरी हाई टेम्परेचर EF इक्वल टू EI, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर दे बिकम इंट्रिंसिक। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे। पूरा हमने फ्लो में पॉइंट्स वाइज चीज़ों को बिल्कुल शुरू से लेके और यहाँ तक पहुंचे हैं। तो फिर भी कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, इसको पढ़ेंगे जरूर वरना भूल जाएंगे। और अगले लेक्चर में हम अब इसके एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार थोड़ा पीएन डायोड जो है उसको समझेंगे, और फिर हम चलेंगे ट्रांजिस्टर्स पे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन दैट टॉपिक, बट बिफोर वॉचिंग द नेक्स्ट लेक्चर प्लीज गो थ्रू योर नोट्स ऑफ दिस लेक्चर। कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए गुड टाइम।